ओके, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक एक हार्मोन को लेते जाएंगे। तो ऑक्सिन की डिस्कवरी से रिलेटेड हमने देखा था कि ये इंडोल कंपाउंड्स हैं, और इनकी डिस्कवरी से रिलेटेड साइंटिस्ट में हमने चार्ल्स डार्विन एंड उनके बेटे दैट इज फ्रांसिस डार्विन, फोटोट्रॉपिज्म, देन बायसन जेनसन जिन्होंने अगर ब्लॉक के थ्रू देखा, फिर उसके बाद पाल का एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें उन्होंने कोलिएप्टाइल टिप को डीकैपिटेट किया और एसिमेट्रिकली प्लेस किया था। ठीक है, उसके बाद जो कोगल थे उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया था ह्यूमन यूरिन से। ठीक है, तो यहाँ अब जो पॉइंट्स हैं उनको बिल्कुल आप देखते जाइए। ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले आइसोलेट किया गया था ऑक्सिन को, और ये आइसोलेट किया था कोगल KOGL, इन कोगल नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ऑक्सिन जो है अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड अदर नेचुरल। ऑक्सिन मतलब एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स है जिनका फंक्शन मतलब एक डिफाइंड पैटर्न में वो फंक्शन शो करेंगे, तो हम उन्हें ऑक्सिन कहेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन एक सिंगल केमिकल नहीं है, मतलब कई सारे केमिकल्स हैं जिनको कंबाइंडली हम ऑक्सिन कहते हैं, जिनमें इंडोल एसिटिक एसिड आता है, नेप्थेलिन एसिटिक एसिड आएगा। ठीक है, तो यहाँ द टर्म ऑक्सिन इज अप्लाइड टू द इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड टू द अदर नेचुरल एंड सिंथेटिक कंपाउंड हैविंग सर्टेन ग्रोथ रेगुलेटिंग प्रॉपर्टी। एक फंक्शन मतलब ये सारे केमिकल एक जैसा फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, वो हम देखेंगे क्या क्या फंक्शन है इनके। ठीक है, दे आर जनरली प्रोड्यूस बाय द ग्रोइंग एपिसिस, शूट टिप रूट टिप दोनों ही ग्रो करते हैं, और जहां बनते हैं उससे जैसे शूट टिप पे बन रहे हैं तो वो नीचे की तरफ डिफ्यूज होते हैं, और हमने देखा था कि किस तरीके से फोटो इनएक्टिवेशन हो जाता है यदि हम यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड कराते हैं। तो यूनिलैटरल लाइट प्रोवाइड कराने के कारण जिस साइड लाइट पड़ रही थी उस साइड का ऑक्सिन जो है वो इनएक्टिव हो जाता है, और जिसके कारण डिफरेंशियल ग्रोथ होती है और प्लांट जो है सनलाइट की तरफ या लाइट सोर्स की तरफ बेंडिंग शो करता है, जिसे हमने फोटोट्रॉपिज्म कहा था। ठीक है, तो ये ग्रोइंग एपिसिस में लाइक शूट एंड स्टेम एंड रूट टिप्स में ग्रो करते हैं, और जहां वहां से ये मूव करके जिस साइट में इनको अपना फंक्शन परफॉर्म करना है वहां ट्रांसलोकेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ऑक्सिन लाइक इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, यानी ये दोनों जो क्या है नेचुरल ऑक्सिन हो गए। ठीक है, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, तो ये जो है ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही है, ये नेचुरल ऑक्सिन है और ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। जब मतलब ये केमिकल वही काम करते हैं जो प्लांट में ये IAA और IBA करते हैं। ठीक है, ये आइदर इट इज सिंथेटिक ऑक्सिन या नेचुरल ऑक्सिन, इनको हम एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। वो क्या यूज़ करते हैं वो देखते हैं हम। ठीक है, देन ये ऑक्सिन का फंक्शन जो होता है ये इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग। तो जब हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कराते हैं, एक स्टेम है, ये एक कलम है, कलम ही बोला जाता है, जैसे गुलाब की कलम है, उसमें हम यहाँ पर यदि ऑक्सिन इसको सॉइल में लगाने के पहले यदि हम इसको डिप कर देते हैं ऑक्सिन के सॉल्यूशन में, ठीक है, तो यहाँ पर रूटिंग देखने को मिलती है। एग्जैक्टली वेरी मतलब जब नेचुरल कंडीशन में यदि हम देखते हैं तो ये रूट है, तो वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन जो है रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है, और हाई ऑक्सिन कंसंट्रेशन जो है वो शूट की स्टेम की ग्रोथ को प्रमोट करता है। लेकिन ठीक है, ये नॉर्मली जो प्राइमरी रूट की बात, टैप रूट की बात कर रहे हैं, लेकिन हाई कंसंट्रेशन जो है ऑक्सिन का वो शूट ग्रोथ को तो प्रमोट कर ही रहा है, साथ में एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन, जो कि हमें मालूम है पेरिसाइकिल से निकलती है और नोडल रीजन से निकलती है, तो नोडल रीजन से निकलती है, तो ये इसके फॉर्मेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो हमने इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में देखा था कि ऑक्सिन जो है आइदर सिंथेटिक या नेचुरल ऑक्सिन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में यूज़ किए जाते हैं। तो हमने देखा एक रूट इनिशिएशन के लिए हम सिंथेटिक ऑक्सिन का यूज़ करते हैं। नॉर्मली जब प्लांट में ऑक्सिन प्रेजेंट है, नेचुरल ऑक्सिन जो है उसका बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। ठीक है, अब ऑक्सिन प्रमोट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल, तो ऑक्सिन पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कर रहा है, टोमेटो में पार्थिनोकार्पी प्रोड्यूस करेगा। तो ये इन सब चीज़ का उपयोग हम किस तरीके से कर देते हैं, यदि हमें पाइनएप्पल में फ्लावरिंग प्रमोट कराना है, जस्ट हम जो सिंथेटिक ऑक्सिन है उसको स्प्रे करेंगे, उसमें फ्लावरिंग हो जाएगी। टोमेटो के प्लांट लगे, उनमें फ्लावरिंग हुई, पार्थिनोकार्पी दैट इज विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट का फॉर्मेशन करना है, हमने सिंथेटिक ऑक्सिन स्प्रे किया,
फ्लावर जो बने, हमें तो सिर्फ फ्रूट से ही मतलब है ना, तो फ्रूट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर में इस सिंथेटिक ऑक्सीजन का सॉरी सिंथेटिक ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। हाँ, अब इसके बाद जैसे हम कई कई बार देखते हैं कि छोटे छोटे से, अभी जस्ट फ्लावरिंग हुई, उसके बाद छोटा सा फ्रूट बनना शुरू हुआ, लेकिन वो पहले ही गिर जाता है, साइज में बड़ा नहीं होता, मैच्योर नहीं होता, गिर जाता है। तो ये ऑक्सीजन की कमी रहती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या है, अर्ली स्टेज में एब्सिशन, विल्गन, विल्गन यानी जैसे ये फ्रूट लगा हुआ है प्लांट से, या फ्लावर लगा हुआ है, या लीफ लगी हुई है, तो यहाँ एक एब्सिसिक एसिड जो है ये एब्सिशन लेयर को फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और ये जो है यहाँ से इसको फ्रूट या फ्लावर या सीड जो कुछ भी उसको अलग कर देता है। तो एक नॉर्मल, एक पूरा जैसे फ्रूट पूरा डेवलप हो गया, उसके बाद तो एब्सिशन रिक्वायर्ड है, लेकिन अर्ली स्टेज में अभी वो पूरा डेवलप नहीं हुआ, एब्सिशन जो है एक एबनॉर्मेलिटी है। तो ऑक्सीजन ही है जो अर्ली स्टेज में एब्सिशन को रोकता है। अब सपोज किसी प्लांट में हम देख रहे हैं कि यहाँ तो फ्रूट छोटे से हुए और ये गिर जा रहे हैं, तो उस केस में हम फिर वहाँ सिंथेटिक ऑक्सीजन स्प्रे कर देंगे, तो ये जो एब्सिशन हो रहा है, विल्गन हो रहा है, उसको रोका जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही लिखा है, दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज बट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीफ एंड फ्रूट। तो एक विल्गन पे ही इसका दो रोल है, अर्ली जो यंग स्टेज में फ्रूट, लीफ, सीड है, उनके एब्सिशन को रोक रहा है, लेकिन जब ये अपने पूरा डेवलप हो चुके हैं फ्रूट, फ्लावर, तो उसके बाद ये एब्सिशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो एब्सिशन पे इसका दो काम देखा हमने। देन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ। हाँ, अब एपिकल डोमिनेंस है, तो एपिकल डोमिनेंस के केस में क्या होता है, यहाँ पर ये रूट शूट स्टेम टिप पर ये ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे IAA बन रहा है। अब ये IA जो है, यहाँ पर जो एक्सिलरी बड हैं, इनको सप्रेस करके रखेगा, इनको डेवलप नहीं होने देगा। एक्चुअली जहाँ ऑक्सीजन रहता है वो साइटोकाइनिन के ट्रांसलोकेशन को प्रमोट करता है, और साइटोकाइनिन वहाँ पे आता है तो अपने साथ साथ वो न्यूट्रिएंट को भी ट्रांसलोकेट कराता है, जिसके कारण इसकी अच्छे से ग्रोथ होती रहती है। तो जब एपिकल डोमिनेंस का मतलब ये होता है कि एपिकल बड ही ग्रोथ करते जा रही है, लेटरल बड में स्प्राउटिंग यानी इससे ब्रांचेस का फॉर्मेशन नहीं देखना है। तो जब ये ऑक्सीजन के कारण होता है, यदि हमने इसको डिकैपिटेट कर दिया, इसको यहाँ से हटा दिया, तो ये कट गया, तो इसमें क्या होगा कि अब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन नहीं रहेगा, तो ये लेटरल बड्स की ग्रोथ चालू हो जाएगी। ओके, तो यही होता है इन मोस्ट हायर प्लांट द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द लेटरल बड, सप्रेस करके रखता है, ऑक्सीजन का हायर कंसंट्रेशन एपिकल बड में होता है, तो वो लेटरल बड की ग्रोथ को सप्रेस करके रखता है, इसे एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। यदि हमने शूट टिप को रिमूव कर दिया, डीकैपिटेशन कर दिया, तो इससे लेटरल बड की ग्रोथ हो जाती है। इसका एप्लीकेशन क्या होगा, देखो टी प्लांटेशन जो होता है, तो टी प्लांटेशन तो चाय की पत्ती बात करते हैं हम, तो पत्तियां चाहिए हमें, चाय टी प्लांट से हमें उनकी पत्तियां ही चाहिए रहती, कमर्शियली इंपॉर्टेंस हम उनकी पत्तियों का है। तो यदि यहाँ पर एपिकल, ये चाय का पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर ये सबकी एपिकल बड है, तो ये ब्रांचिंग नहीं होने देगी, और जितनी कम ब्रांचिंग होगी उतनी कम लीफ बनेंगी। तो टी प्लांटेशन में क्या होता है, ये बराबर से उनकी, कभी भी आप जाइएगा दार्जिलिंग साइड या इधर ऊटी साइड, या मतलब जहाँ भी टी प्लांटेशन किया जाता है, तो आप देखेंगे टी प्लांट्स जो है इस तरीके से बिल्कुल एक बराबर कटे हुए दिखाई देते हैं। तो उसका सीधा सा रीज़न है, वो लेक नाइफ, मतलब उनका जो टूल होता है, उससे वो एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं, जिससे कि लेटरल बड की ग्रोथ ज़्यादा होती है, और लेटरल बड की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उतनी ही ज़्यादा लीव्स डेवलप होंगी, और उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन होगा टी लीफ का। ठीक है, तो एपिकल बड को, मतलब एपिकल डोमिनेंस को रिमूव कराया जाता है, किसमें टी प्लांटेशन में देखेंगे, और हेज मेकिंग। तो कई घरों में, आप लोगों के घरों में देखा होगा आपने, हेज प्लांट लगा रहता है, या कई जगह तो मेहंदी के प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, और फिर वो बाउंड्री वॉल का काम करते हैं। तो यदि हम उनकी एपिकल डोमिनेंस को उसकी बराबर से कटिंग करते रहते हैं, तो उसका सीधा सा यही रीज़न है कि एपिकल डोमिनेंस को रिमूव करा करके हम लेटरल बड की ग्रोथ को प्रमोट कराएंगे। एपिकल बड रहेगी तो वो तो सीधी लंबी बढ़ती जाएगी, जब लेटरल ब्रांचिंग होगी तो वो थिकनेस में बढ़ेगा वो प्लांट, और जिसके कारण एक अच्छी चौड़ी बाउंड्री, हमें बाउंड्री वॉल के रूप में ये हेज प्लांट मिल जाएगा। ठीक है, तो एपिकल डोमिनेंस का हमने इफेक्ट, मतलब एपिकल डोमिनेंस को हमने हटा करके इस तरीके से टी प्लांट से हमने ज़्यादा क्रॉप
मतलब प्रोडक्शन ले सकते हैं। अब ऑक्सिन जो इसके पहले ही बोला, पाइनएप्पल प्लांट में ये फ्लावरिंग को प्रमोट कर रहा था, तो टोमेटो प्लांट में पार्थिनोकार्पी को प्रमोट कर रहा है ये। इसके अलावा जो 2,4-D, ठीक है, ये हर्बिसाइड के रूप में या वीडिसाइड के रूप में यूज किया जाता है। इसके केस में ये होता है कि ये जो केमिकल है जो कि सिंथेटिक ऑक्सिन के समान, सिंथेटिक ऑक्सिन है, वो क्या करता है, डाइकॉट प्लांट्स है, उनमें जब हम इनको स्प्रे कर देंगे ना, तो स्प्रे करने पर वो उनमें रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज कर देगा, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देगा। तो इनका जो भी है वो रेस्पिरेशन में यूज़ करके ही, और उनका उसके कंपैरिजन में फोटोसिंथेसिस स्लो है और रेस्पिरेशन होता जा रहा है, तो ये प्लांट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रेस्पिरेशन को बहुत फास्ट कर देता है। तो जैसे ये गेहूं का खेत है, यहाँ पर ये जो वीड उग रहे हैं, वीड दैट इज अनवांटेड प्लांट, जो कंपटीशन करेंगे सॉइल के न्यूट्रिएंट्स के लिए हमारी कमर्शियल क्रॉप से, तो मतलब ये इस वीट के प्लांट से, तो ये डाइकॉट है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि डाइकॉट प्लांट में ही को ही खत्म करता है, और जबकि मोनोकॉट में ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज नहीं करेगा। तो हम यदि खेत में हमने 2,4-D को स्प्रे कर दिया है, इस ऑक्सीजन को, सिंथेटिक ऑक्सीजन को स्प्रे कर दिया है, तो वीड्स जो होते हैं वो डाइकॉट होते हैं, वीड्स खत्म हो जाएंगे और हमारे जो मोनोकॉट क्रॉप है वो इंटैक्ट रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 2,4-D का यूज जो होता है वो वीडिसाइड के रूप में किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे यही बोल रहा है, दे आर वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स है वीडिसाइड्स। वीडिसाइड्स जो होते हैं खेत में अनवांटेड प्लांट है, यदि हम उनको नहीं निकालेंगे तो सॉइल में सपोज जो भी न्यूट्रिएंट है वो हमारी क्रॉप तो लेगी ही, साथ में ये उस अधिक भाग ले लेंगे, तो इसलिए हमें उनको निकालना पड़ता है। तो निकालने के लिए हम 2,4-D स्प्रे करके उन्हें खत्म कर सकते हैं। ठीक है, 2,4-D के लिए याद रखिए कि ये किसको खत्म करता है, केवल डाइकोटिलीडन वीट को, बट डू नॉट अफेक्ट मोनोकोटिलीडनस प्लांट। तो जो पोएसी फैमिली है, जिससे हम गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार उगाते हैं, वो पोएसी फैमिली है, तो मोनोकॉट प्लांट्स हैं, तो उनको कोई अंतर नहीं पड़ेगा 2,4-D से। ठीक है, इट इज यूज टू प्रिपेयर वीट फ्री लॉन बाय गार्डनर्स। यही जो हम अभी वीडिसाइड की बात कर रहे हैं, तो वीट फ्री मतलब जो 2,4-D है, स्प्रे कर दो तो ये सारे डाइकॉट वीट्स जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब इसके बाद ऑक्सिन जो है जाइलम डिफरेंशिएशन को कंट्रोल करता है और सेल डिवीजन को भी। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिए कि एपिकल डोमिनेंस देख लिया हमने, रूट इनिशिएशन देख लिया, जो एक शॉर्ट में देखते हैं, एपिकल डोमिनेंस, रूट इनिशिएशन इन ग्राफ्ट। ठीक है, देन उसके बाद हमने एपिकल डोमिनेंस देखा, उसके बाद टोमेटो में पार्थिनोकार्पी देखा, तो पाइनएप्पल में हमने फ्रूट फ्लावरिंग देखा, इसके अलावा 2,4-D का यूज़ देखा हमने एज ए हर्बिसाइड, और इसके बाद जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में इसका रोल है। ठीक है, अब इसके बाद और इनसे रिलेटेड हमने सिर्फ 4-5 साइंटिस्ट ही पढ़े थे, तो उन्हें भी याद रखिएगा। जिब्रेलिन केमिकली टर्पिन से, ये हमने देख लिया था। इसके डिस्कवरी से रिलेटेड हमने देखा था, फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मिस की बात की थी, जो कि ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है, और इसका जो परफेक्ट स्टेज शो करता है, जिसमें परफेक्ट स्टेज शो करता है, दैट इज जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो जिब्रेला फ्यूजिकोराए है, जो कि एस्कोमाइसिटीज का है। तो कुरोसावा ने इसको खोजा था, जिब्रेलिन को खोजा था, और याबुता एंड सुमिकी ने GA3 को आइसोलेट किया था। केमिकली दे आर टर्पिन्स। ठीक है, तो ये हाँ, ऑक्सिन भी ग्रोथ प्रमोटर था, जिब्रेलिन भी ग्रोथ प्रमोटर है, और साइटोकाइनिन भी ग्रोथ प्रमोटर है। हमने इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के रूप में देखा है। ठीक है, तो इसके उस दिन अभी हमने बात की थी कि 100 टाइप के जिब्रेलिन्स खोजे गए हैं, किसमें फंजाई में और हायर प्लांट में। ठीक है, ये दो ग्रुप में मोर देन 100 जिब्रेलिन्स को खोजा गया है। सबसे ज्यादा स्टडी किया हुआ जिब्रेलिन जो है वो GA3 है, और ये GA1, GA2, GA3 हैं। ठीक है, जिब्रेलिक एसिड GA3 वाज वन ऑफ द फर्स्ट जिब्रेलिन टू बी डिस्कवर्ड। ठीक है, याबुता सुमिकी ने इसको आइसोलेट किया था, एंड रिमेन द मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड फॉर्म। ठीक है, सबसे ज्यादा अध्ययन किया गया जिब्रेलिक एसिड GA3 है, जिब्रेलिन, और ये वीक एसिड होते हैं, ये एसिडिक है। जिब्रेलिक एसिड तो ऑब्वियस नाम में ही जोड़ रहे हैं, एसिड है। ठीक है, ये इसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट तो हम एक एक करके अब देखना शुरू करेंगे। हमने क्या देखा था, बेकाने डिजीज या फुलिश सीडलिंग डिजीज में
वहां पर वो कोलेप्टाइल में इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो सबसे ज्यादा जो इस जिब्रेलिन का रोल हम देखते हैं वो ये जैसे ये है, ठीक है, इतना जेनेटिकली इसका इंटरनोड इतना लंबा होना चाहिए। यदि हम इसमें जिब्रेलिन स्प्रे कर देंगे तो इंटरनोड की लेंथ जो है इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से इनका यूज जो है, जैसे ये ग्रेप्स में देख रहे हैं, तो ग्रेप्स में ये यहाँ पर नोड है, यहाँ पर नोड है, तो ये इनके इंटरनोडल इलोंगेशन हम करेंगे। इंटरनोडल तो ये क्लम्पिंग ज्यादा नहीं होगी तो बहुत मतलब उनकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नहीं तो बिल्कुल पास पास रहने पे वो डिस्ट्रॉय भी जल्दी होते हैं, ठीक है। दे प्रोड्यूस their ability to cause an increase in length of axis is used to increase the length of grapes stalk, ठीक है। देन जिब्रेलिन causes fruit like apple to elongate, यहाँ elongation का ही काम चल रहा है। ऑक्सिन भी elongation से था, जिब्रेलिन भी elongation से ही है। वो सेल डिवीजन करवा करके कर रहा था, नीचे डिफ्यूज हो रहा था और सेल को डिवाइड करा रहा था, ठीक है। दे ऑल्सो डिले सेनेसेंस। सेनेसेंस मतलब जैसे हमने एक फ्रूट प्लांट से अलग किया, ओके जस्ट मिनट, हमने एक प्लांट से फ्रूट अलग किया और हमने इसमें जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर दिया तो ये कई दिनों तक फ्रेश बना रहेगा। वो मतलब उसमें जीर्णता या वो सड़ेगा नहीं जल्दी से। ये इफेक्ट हम साइटोकाइनिन में भी देखेंगे। तो ये सेनेसेंस को डिले करता है, ठीक है। तो सेनेसेंस पर साइटोकाइनिन और जिब्रेलिक एसिड का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलता है, एक जैसा इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जबकि जिब्रेलिक एसिड और इथाइलिन को देखेंगे तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हमें उनमें देखने को मिलेंगे, मतलब अपोज करेंगे वो। Thus the fruit can be left on the tree longer so as to extend the market period, ठीक है। अब यहाँ पर हमने तो क्या किया, यदि हमको इसको अच्छा रखना है तो हमने स्प्रे किया, और यदि हम इसको प्लांट में ही फ्रूट को लगे रहने देंगे तो उनको जिब्रेलिक एसिड की सप्लाई मिलती जाएगी, और जिब्रेलिक एसिड की सप्लाई मिलती जाएगी तो बहुत टाइम तक फ्रेश बने रहेंगे, उनकी मतलब लाइफ इंक्रीज हो जाएगी, सड़ेंगे नहीं वो जल्दी। GA3 is used to speed up malting process in the brewing industry। तो अल्कोहल इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि GA3 जो होता है वो एक्चुअली सीड में एमाइलेज मतलब कई सारे एंजाइम्स की सिंथेसिस के सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करेगा और कई सारे एंजाइम की सिंथेसिस को प्रमोट करेगा। तो यहाँ पर अल्फा एमाइलेज एंजाइम है जो सीड में स्टार्च स्टोर है उसको मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर उसके बाद जैसे ग्लूकोज बन गया तो ग्लूकोज का फर्मेंटेशन होगा, इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्रोड्यूस करके देगा। तो माल्टिंग प्रोसेस दैट इज वही सीड का जर्मिनेट करवाएगा और सीड में डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस होंगे और जिसके कारण मोनोसेकेराइड दैट इज ग्लूकोज फ्रक्टोज का फॉर्मेशन होगा और फिर यीस्ट अपना काम आगे कर सकेगा। यीस्ट तो सीधे स्टार्च पे काम नहीं करता है ना, यीस्ट ग्लूकोज पे काम करता है। और सीड जो बार्ली सीड है उनके पास स्टार्च है, तो हमने माल्टिंग हमें करवाना है, हमने एक उसमें सीड को पानी में डुबो के रखा, उसमें जिब्रेलिक एसिड डालते हैं तो इनमें ये माल्टिंग की प्रोसेस दैट इज स्टार्च का मोनोसेकेराइड में कन्वर्शन इंड्यूस हो जाता है, यह फास्ट हो जाता है, ठीक है। तो माल्टिंग इंडस्ट्री में इस तरीके से GA3 का रोल है बिकॉज ये सीड जर्मिनेट को एक्सेलरेट करता है, डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, इसके अलावा ये डिफरेंट एंजाइम्स के सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है, जिसमें अल्फा एमाइलेज का हम डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज शुगर इन देयर स्टेम। शुगर केन अभी जैसे हमने टी के केस में देखा कि उनके वेजिटेटिव पार्ट्स की इंपॉर्टेंस है, वैसे शुगर केन में देखेंगे तो ये शुगर केन के ये इंटरनोड है जिसमें ग्लूकोज सुक्रोज स्टोर है। अब यदि हमने इसमें जिब्रेलिन को कर दिया तो इनके इंटरनोड लॉन्ग हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस कर सकेंगे, को स्टोर कर सकेंगे, ठीक है। तो शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज द शुगर इन देयर स्टेम। सिंथेसाइज तो लीफ ही करेंगी, फोटोसिंथेसिस ही करेंगी, और यहाँ पर शुक्रोज स्टोर हो रही है। तो यदि हम ज़्यादा जगह प्रोवाइड कराएंगे स्टोरेज की तो ज़्यादा शुक्रोज स्टोर हो पाएगी। स्प्रेइंग शुगर कैन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, एक्चुअली इंटरनोडल इलोंगेशन करेगा, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाय एज मच एज 20 टन्स पर एकड़। तो कितना बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। जो नॉर्मल क्रॉप हो रही है उससे 20 टन पर एकड़ ये इंक्रीज कर देता क्रॉप प्रोडक्शन को, ठीक है। तो यहाँ इंटरनोडल इलोंगेशन
का हमने रोल देखा, वहाँ पर हमने एपिकल डोमिनेंस रिड्यूस करा करके टी की क्रॉप ज़्यादा ले ली, तो यहाँ हमने इस जिब्रेलिन को स्प्रे करा करके इंटरनोड इलोंगेट करके शुगर केन की क्रॉप हमने ज़्यादा ले ली। स्प्रेइंग जुवेनाइल कॉनिफर विथ जिब्रेलिक एसिड हैस्टन द मैच्योरिटी पीरियड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन। सपोज एक जो कोनिफर है, कोनिफर यानी क्या होता है, कोनिफरल्स यानी जिम्नोस्पर्म, ठीक है, पाइनस, ओके। तो इनमें जैसे मान लो इनकी जो मैच्योरिटी पीरियड है, अब इसमें जो कोन लगना है वो सपोज 12 साल बाद लग रहे हैं, यदि हमने इसमें जिब्रेलिन स्प्रे कर दिया तो ये हो सकता है 8 साल में ही कोन फॉर्मेशन दिखा दें, मतलब वो उनमें रिप्रोडक्टिव स्टेज जो है एक्सेलरेट करा दें और जल्दी से ही सीड का प्रोडक्शन हो जाए। तो कोनिफर में ये इस तरीके से जिब्रेलिक एसिड के स्प्रे से हम उनकी मैच्योरिटी पीरियड को रिड्यूस कर सकते हैं और जल्दी से उनमें दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू सीड का प्रोडक्शन देख सकते हैं। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विथ रोजेट हैबिट। बोल्टिंग क्या होता है कि ये जैसे है, हम ये जैसे ये है, ठीक है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। अब इसको मैं कंप्रेस करा देती हूँ तो नोड पास पास आ जाएंगे, तो यहाँ जो लीफ निकलेंगी तो वो एक रोजेट पैटर्न में, एक चक्र में दिखाई देंगे, वर्ल्ड में दिखाई देंगे, जैसा हम आइकॉर्निया में देखते हैं, ठीक है। अब जो बाइनियल प्लांट्स होते हैं उनमें क्या रहता है कि वो फर्स्ट सीजन में वेजिटेटिव ग्रोथ करते हैं। जैसे हम कैबेज को देखो ना, कैबेज, हाँ, कैबेज पत्ता गोभी जो होता है उसमें हम उसके लीफ ही तो खाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बिल्कुल कैसे वो जो हमें पूरी पत्ता गोभी दिखाई देती है या कैबेज दिखाई देती है, उस वो रोजेट लीफ है, क्योंकि वहाँ पर इंटरनोडर का इरोंगेशन हुआ है और इस तरीके से ये हमें कैबेज देखने को मिल रही है। अब हम तो इसके वेजिटेटिव पार्ट से ही हमें मतलब इसी पोर्शन से मतलब है, लेकिन यदि हम इसको नॉर्मली खेत में छोड़ देते हैं तो ये क्या होता है, सेकंड सीजन में, बाइनियल्स 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करते हैं, तो सेकंड सीजन में ये जो इनका कंप्रेस्ड नोड्स हैं वो सडनली इलोंगेट हो जाते हैं फ्लावरिंग के पहले। तो ये जो इनका इलोंगेशन है, ये इलोंगेशन किसके कारण हो रहा है, जिब्रेलिक एसिड के कारण हो रहा है। तो यही जो है इलोंगेशन, नोट स्टेम का इलोंगेशन को ही हम बोल्टिंग इफेक्ट कहते हैं। जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रीवियर टू फ्लावरिंग इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट विथ रोजेट हैबिट, ठीक है। तो यहाँ पर जिब्रेलिन के फंक्शन में हमने जो एक देखा है, सेनेसेंस को डिले करता है, ठीक है, फ्रेश बना करके रखेगा। देन हमने एक ब्रेवरी इंडस्ट्रीज में देखा और एक बोल्टिंग इफेक्ट को देखा। अब जैसे सपोज हमने देखा कि नॉर्मली क्या होता है कि प्लांट एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में आते हैं, उसके बाद बोल्टिंग इफेक्ट देखते हैं। अब मैं सिंपल है, कैबेज लगा हुआ है, या तो मैं वेट करूं कि वो अपने नेचुरल एक्सट्रिंसिक फैक्टर को रिसीव करके बोल्टिंग दे, या मैं दूसरा काम करूं कि उसमें जिब्रेलिक एसिड को स्प्रे कर दूं। तो जिब्रेलिक एसिड को जैसे लाइक ये केस देख रहे थे हम बोल्टिंग में, जिब्रेलिक, ये कैबेज है, या तो उसको वो अपना पूरा टाइम ले, पूरे इन्वायरमेंट में मतलब नेचुरल तरीके से ग्रो करे, तो उसमें हमें देखने को मिली 2 महीने बाद हमें बोल्टिंग देखने को मिली। और दूसरे के केस में मैंने क्या किया, ये है कैबेज है, मैंने इसमें जिब्रेलिक एसिड स्प्रे कर दिया, तो यह इसमें इमीडिएटली हमें बोल्टिंग देखने को मिल जाएगी। तो बोल्टिंग यदि इंड्यूस करना है, यदि इसमें तो हमें पत्ता गोभी के केस में तो हमें कोई फ्लावर से मतलब नहीं, हमें इसकी लीफ से ही मतलब है, तो चलो ठीक है। लेकिन यदि ऐसा ही कोई प्लांट है जिसके हमें सीड से मतलब है, तो उसके लिए बोल्टिंग होना जरूरी है, फिर वो फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, तो उसमें हम जिब्रेलिक एसिड दे करके बोल्टिंग को तुरंत इंड्यूस करा सकते हैं, ओके। अब इसके बाद साइटोकाइनिन के डिस्कवरी से रिलेटेड हमने ये एडेनिन डेरिवेटिव है, ये देखा था हमने, स्कूग एंड मिलर का काम देखा था, जो कि टोबैको पिथ कल्चर कर रहे थे, लेकिन कैलस फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। जो उन्होंने पिथ की सेल ली थी, स्टेम में और रूट में हम जो पिथ पढ़ते हैं उसकी सेल ली थी, लेकिन वो डिवाइड होकर के कैलस में नहीं हो रही थी, तो उन्होंने एक बॉटल में पड़ा हुआ पुराना डीएनए को स्प्रे कर दिया, तो कैलस का फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है, ये देखा था हमने। तो साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जहां अभी हम ऑक्सिन एंड जिब्रेलिक एसिड को इलोंगेशन के लिए देख रहे थे, वो स्टेम इलोंगेशन यानी वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, तो साइटोकाइनिन जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हम देखते हैं, ठीक है। साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन साइटोकाइनेसिस, ठीक है।
सेल डिवीजन एंड वर डिस्कवर्ड बाय मिलर। मिलर ने इसे खोजा था एज काइनेटिंग अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनिन 6 प्यूरिन 6 परफ्यूराइल एमिनोप्यूरिन हमने इसको बताया था फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग। हेरिंग जो है वो एक फिश है, स्पर्म डीएनए। तो इन्होंने जो काइनेटिंग को आइसोलेट किया था वो हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से आइसोलेट किया था। ठीक है, काइनेटिन जो है जिसकी बात कर रहे हैं, जिसे मिलर ने खोजा था, वो प्लांट्स में देखने को नहीं मिलता। प्लांट्स में जो देखने को मिलता है वो जियाटिन है, जो मेज मक्के के पौधे से लिथम ने खोजा था, कॉर्न कैर्नल से खोजा था एंड कोकोनट मिल्क से। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल, जब एक बार आपको स्ट्रक्चर पता चल जाती है ना कि एक्चुअली केमिकली क्या है, तो आपको फिर बहुत सारे केमिकल और दूसरे मालूम है कि अरे इसकी तो स्ट्रक्चर सेम है, तो ये भी वही काम करेगा जो जियाटिन कर रहा है। तो एक बार बस एक ब्रेक थ्रू मिलना चाहिए, फिर तो आप मतलब, और वो ब्रेक थ्रू ही मिलना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, उसके बाद तो सब आगे बढ़ बढ़ के चालू कर देते हैं काम। ठीक है, सिंस द डिस्कवरी ऑफ जियाटिन सेवरल नेचुरल ऑकरिंग cytokinins and some synthetic compounds with cell division promoting activity have been identified. तो either it is काइनेटिन या जियाटिन, उनका यदि हम इम्पैक्ट देखते हैं या उनकी फंक्शनिंग देखते हैं तो वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। नेचुरल साइटोकाइनिन आर सिंथेसाइज इन रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर। तो कहाँ पे हमें रैपिड सेल डिवीजन देखने को मिलते हैं? रूट टिप, शूट टिप, एक्सिलरी बर्ड्स हो गए, यंग फ्रूट्स देखने को, यंग फ्रूट छोटा सा रहता है, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होकर के बड़ा सा फ्रूट में बन जाती है। तो ये जहाँ पे भी सेल डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पर साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, और सेल इसीलिए डिवाइड हो रही है क्योंकि वहाँ पर साइटोकाइनिन प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब सेल डिवीजन के कारण साइटोकाइनिन है ये नहीं बोलना है, बल्कि साइटोकाइनिन है इस वजह से वहाँ पर सेल डिवीजन हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, देन इट हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव, लेटरल शूट ग्रोथ। ठीक है, एपिकल डोमिनेंस किसके कारण थी? ऑक्सिन के कारण थी। तो लेटरल बड्स की ग्रोथ साइटोकाइनिन कराता है। तो यहाँ पर ये एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है, वो एपिकल बड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल था, साइटोकाइनिन लेटरल बड की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइनिन हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। ठीक है, दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। और जो सेनेसेंस जो डिले होता है उसके लिए हम जो ये इन्होंने ही देखा था, रिचमंड और लैंग ने देखा था कि यदि हम सपोज हमें सब्जियां ट्रांसपोर्ट करनी है या फ्रूट ट्रांसपोर्ट करनी है या फ्लावर ट्रांसपोर्ट करना है और हमने उसमें साइटोकाइनिन स्प्रे कर दिया तो वो बहुत दिनों तक फ्रेश बने रहते हैं, खराब नहीं होते हैं। तो क्योंकि वो सेनेसेंस को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है, स्टॉप कर रहा है, तो ये होता है रिचमंड लैंग इफेक्ट। ठीक है, और यह मैंने यही बताया है कि वहाँ पर डिले क्यों होता है, सेनेसेंस डिले क्यों हो जाता है, क्योंकि न्यूट्रिएंट का मोबिलाइजेशन है, सब चीज़ें मिल रही हैं खाने पीने की, तो वो आराम से सेल्स सर्वाइव कर रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है कि साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करता है, ख़त्म करता है, और ये सेनेसेंस को डिले करता है, और सेनेसेंस को डिले कर रहा है, दैट इज ग्रीन लीफ ग्रीन कई दिनों तक बनी रहती है ड्यू टू रिचमंड लैंग इफेक्ट। ओके, देन इसके अलावा जो साइटोकाइनिन और ऑक्सिन का जो रेशियो होता है वो बहुत मायने रखता है मॉर्फोजेनेसिस में, मतलब रूट बनेगी कि स्टेम बनेगा। यदि ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो रूट की ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है, साइटोकाइनिन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हमें शूट की ग्रोथ देखने को मिलती है। तो मॉर्फोजेनेसिस में कुछ क्वेश्चंस, हालांकि 11th थ्योरी है, लेकिन आप पेज टर्न करिएगा जब ये इसका टॉपिक खत्म होता है तो जरूर वो क्वेश्चंस को भी टिक कर लीजिएगा। वहाँ सबसे लास्ट में 3-4 क्वेश्चन दिए हैं जो कैसे भी करके एमसीक्यू के फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, और यहाँ हम सब हार्मोन का इफेक्ट फंक्शन देख रहे हैं, वो क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे। ठीक है, तो प्लांट पार्ट के फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिन साइटोकाइनिन का रोल हो जाता है, सेनेसेंस को डिले करने के लिए मेन जो है साइटोकाइनिन का है, रिचमंड लैंग इफेक्ट साइटोकाइनिन का है, एपिकल डोमिनेंस को खत्म करना साइटोकाइनिन का काम हो गया, सेल डिवीजन तो साइटोकाइनिन नाम से सेल डिवीजन। ठीक है, साइटोकाइनेसिस तो काइनिन उसी के सेंस में रखा गया। अब इसके बाद है इथाइलिन। इथाइलिन जो है गैशियस हार्मोन है, काउजिन COUSIN इन्होंने डिस्कवर किया था इसको। इथाइलिन इज सिंपल गैशियस PGR, और इस बेचारे की स्थिति जो है डोलड्रम वाली है, ये ग्रोथ प्रमोटर भी है और ग्रोथ इनहिबिटर भी है। ठीक है, दोनों के बीच का आता है, लेकिन क्लासीफाई इसको ग्रोथ इनहिबिटर में ही किया गया है। ओके, Ethylene is a simple gaseous PGR, plant growth regulator. It is synthesized in large amount by tissue undergoing senescence and ripening fruit.
ठीक है, कहाँ सिंथेसाइज हो रहा है, जहां जो पार्ट सेनेसेंस खत्म हो रहा है, जो ओल्ड एजिंग में जा रहा है, सेनेसेंस जो एजिंग में जा रहा है उन पार्ट्स में और पकते हुए फलों में इसको को देखा जा सकता है। इन्फ्लुएंसेस ऑफ इथाइलिन ऑन प्लांट इंक्लूड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग की बात कर रहा है, और स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस हॉरिजेंटल ग्रोथ, ठीक है, एपिकल फॉर्मेशन, ये जो है दैट इज जो ये एपिकल हुक का फॉर्मेशन है जो शूट के मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है, ये एपिकल हुक का फॉर्मेशन जो है वो इथाइलिन का है। इसको मैंने रेड से इसीलिए हाईलाइट कर दिया है कि स्पेशली इसमें ये एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सीडलिंग, अभी तक मैंने इसको पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर को देखें तो नहीं दिया है, ठीक है। तो ये जो जितना भी है कि दैट इज हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन ऑफ डाइकॉट सीडलिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इथाइलिन प्रमोट सेनेसेंस, हमने देखा सेनेसेंस को प्रमोट कर रहा है, एब्सिशन को प्रमोट कर रहा है, और लीफ एंड फ्लावर में इथाइलिन, हाँ, फ्रूट राइपनिंग में इसका इथाइलिन तो हम जो मेन पढ़ते हैं वो फ्रूट राइपनिंग के लिए ही पढ़ते हैं। एब्सिशन के लिए, सेनेसेंस के लिए हम मेनली एब्सिसिक एसिड पढ़ते हैं, बट इसका भी रोल है यहाँ पे, बट इथाइलिन जो है मेनली फ्रूट राइपनिंग में इसका रोल है। अभी हमने देख लिया एपिकल हुक फॉर्मेशन हुआ एंड हॉरिजेंटल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग जो है एंड स्वेलिंग जो है वो इथाइलिन के कारण है। हाँ, ये जो है रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है, इट एनहेंसेस द रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ द फ्रूट, और इस जो रेस्पिरेशन को इंक्रीज करता है इसे हम क्लाइमैक्टिक इफेक्ट के रूप में जानते हैं। जैसे हमने रिचमंड लैंग इफेक्ट देखा, तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन का राइपनिंग फ्रूट में इंक्रीज होना क्लाइमैक्टिक इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो एक ना हर एक के साथ एक एक कुछ स्पेशल जुड़ता जा रहा है, ठीक है। एक एपिकल डोमिनेंस हो गया, साइटोकाइनिन रिचमंड लैंग इफेक्ट हो गया, जिब्रेलिन बोल्टिंग हो गया, ठीक है। और अब इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डॉर्मेंसी, अब यहाँ पर देखो सीड और बड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी कौन ब्रेक कर रहा था, जिब्रेलिन, ठीक है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड एंड स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, ठीक है। तो यहाँ पर जब कभी भी यहाँ पर इसको पोटैटो में जो आई है, जहाँ पर एक्सिलरी बड प्रेजेंट होती है उसको ही ग्रो करवाना है। एक आलू है, अब मुझे इससे बड लेकर के खेत में लगाना है, तो सिंपल इथाइलिन स्प्रे करो, स्प्राउटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। या वो भी नहीं करो तो एक पोटैटो को राइपनिंग फ्रूट, आपके घर में जो फ्रूट्स हैं उनके बीच में रख दो तो भी उनको इथाइलिन मिल जाएगा, क्योंकि राइपनिंग फ्रूट जो है इथाइलिन को रिलीज करते हैं, ठीक है। Ethylene breaks seed and bud dormancy, initiate germination in peanut seed, sprouting of potato tuber. Ethylene promote rapid internode and petiole elongation in deep water rice plant. स्पेसिफिक है, जबकि जिब्रेलिन जो है हर में ही करता है। यहाँ के केस में ये बोल रहा है डीप वाटर राइस प्लांट में इंटरनोडल इलोंगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट हेल्प्स लीव अपर पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, हाइड्रोफाइट प्लांट्स में इसका ये फंक्शन होता है, ठीक है। इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज देयर, हाँ, यहाँ पर सिर्फ इतना याद रख लीजिए कि एब्जॉर्प्शन एरिया, सरफेस एरिया को इंक्रीज कौन करता है, दैट इज इथाइलिन। और एब्जॉर्प्शन सरफेस कहाँ होती है प्लांट की, रूट में होती है, रूट हेयर के थ्रू होती है। तो ऐसे कनेक्टिविटी याद रख लीजिए कि इथाइलिन जो है एब्जॉर्प्शन एरिया को इंक्रीज कर रहा है वाया इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रूट हेयर। इथाइलिन इज यूज्ड टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट इन पाइनएप्पल, ठीक है। यहाँ फ्रूट सेट कर रहा है, जबकि ऑक्सिन जो है वो फ्लावरिंग कर रहा था। तो यहाँ पे साइड में ही अपनी नोटबुक, अपने बुक में जरूर ये साथ में, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है कि फ्रूट कौन बना रहा है, फ्लावरिंग को कौन प्रमोट कर रहा है। तो फ्लावरिंग इज प्रमोटेड बाय ऑक्सिन, वेयर इज फ्रूट सेटिंग इज प्रमोटेड बाय, इन पाइनएप्पल इज प्रमोटेड बाय इथाइलिन, ओके। It also induces flowering in mango. Since ethylene regulates so many physiological processes, it is one of the most widely used PGR in agriculture. इसमें फिर नेक्स्ट जो है that is इथेफॉन। इथेफॉन जो होता है the most widely used compound as source of ethylene. आपको फ्रूट राइपनिंग करना है तो आप इथेफॉन जो है सिंथेटिक, उसको यूज करके फ्रूट राइपनिंग को करा सकते हैं। इथेफॉन इन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज, इथेफॉन से इथाइलिन रिलीज होगी और इथाइलिन जो होगा वो फ्रूट राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। या तो एक तो आप पेड़ में लगे छोड़ दो तो धीरे धीरे। हे, माफ कीजिए बीच में डिस्टर्ब करने के लिए। तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर? अच्छा लगा तो चलो चैनल सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन प्रेस करते हैं।
औरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बायोमेंटर्स आपका अपना परिवार है। बाय बाय। चलो कंटिन्यू करते हैं। ये जो है फ्रूट पकेंगे, क्लाइमेट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा और इथाइलिन रिलीज होगी और फ्रूट राइपनिंग देखने को मिलेगी। दूसरा तरीका है, क्योंकि ऐसे तो करके हम नहीं छोड़ सकते, यदि हम पेड़ में ही पकने को छोड़ेंगे तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि जैसे सपोज यूपी में मैंगो हो रहा है, उसको हमें कहीं और भेजना है, ठीक है, तो यदि हम पेड़ से पके हुए आम तोड़ेंगे तो वो तो ट्रांसपोर्टेशन में ही सड़ जाएंगे। आप हमेशा देखिए जो ये कमर्शियल होता है तो वो कच्चे आम ही तोड़े जाते हैं, फिर उनको बॉक्सेस में रखा जाता है, फिर वो जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ फिर उनको पकाया जाता है, ठीक है। तो इथेफॉन का इस तरीके से यूज़ किया जाता है फ्रूट राइपनिंग के लिए। Ethafone has done fruit ripening in tomato, apples and accelerate abscission in flower and fruit. ठीक है। इट प्रमोट फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन इथाइलिन करता है, ठीक है। अब एब्सिसिक एसिड तो सिंपल याद करना है, तो मेन तो आप सब लोगों को याद होगा, लेकिन ये जैसे अभी कुकुम्बर में फ्लावरिंग वगैरह ये सब पॉइंट्स जो हैं, दैट इज फीमेल फ्लावर इन कुकुम्बर, इथाइलिन हुआ, ये थोड़े जो जिनको हम जनरली नेग्लेक्ट कर देते हैं, हर एक पॉइंट्स को करके रखो प्लीज़। अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो, ठीक है। कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ रहा है, नहीं, तुम्हें अपने आप लोगों को सबको अपनी वर्थ पता होनी चाहिए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है कि आपको बस नॉलेज मिलना, नॉलेज लो, वो ये सारी चीज़ें तो इसमें समझाने की भी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा इसमें तो जो इफ़ेक्ट हैं वो क्या होते हैं वो है, अदरवाइज तो ये लाइंस टू लाइन आपको रिवाइज करनी है, तो ज़्यादा कहीं डिस्ट्रैक्ट मत हो कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, वो सब चीज़ें फालतू की हैं आप लोगों के लिए। आप लोग का हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा अभी कौन आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, किसको पढ़ाना चाहिए, इग्नोर दैट, ठीक है। जो भी कर रहे हैं बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल एक एक लाइन को याद करो आप। एब्सिसिक एसिड, नेक्स्ट हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड है। एज मेंशन अर्लियर, एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड, तीन ने डिस्कवर्ड किया था, तीनों अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उन्होंने डिस्कवर किया था। एक है एडिकॉट, वॉरिंग एंड कॉर्नफोर्थ, फॉर इट्स रोल इन रेगुलेटिंग एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, ठीक है। एडिकॉट ने एब्सिशन में देखा कॉटन बॉल क्यों गिर जाती है, ठीक है, तो वो एडिकॉट का था। इन्होंने वायरिंग एंड कॉर्नफोर्थ ने डॉर्मेंसी में इनका रोल देखा था। But like other PGRs, it also has other wide-ranging effect on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and inhibitor of plant metabolism. ठीक है, ये जो है ये प्योरली इनहिबिटर है और होना भी चाहिए, क्योंकि देखो हमेशा इन्वायरमेंट में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं बनी रह सकती हैं। यदि कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो रहा है, लाइक टेम्परेचर हाई हो रहे हैं या पानी की कमी हो रही है, तब उस केस में यदि इस तरीके के स्ट्रेस हार्मोन नहीं होंगे तो वो प्लांट मतलब वो खत्म हो जाएगा, इस स्ट्रेस को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। एब्सिसिक एसिड उन्हें रेडी करता है इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए, ठीक है। जब मैं 11-12 में थी और हम लोगों ने एब्सिसिक एसिड पढ़ा था तो मेरे दिमाग में ये आया था कैसा बेकार हार्मोन है ये। सबसे पहले यही आया था कि प्लांट की ग्रोथ को रोक रहा है, लेकिन प्लांट की ग्रोथ कहीं ना कहीं रुकना जरूरी हो जाती है कि चीज़ नहीं है और हम सोचे ग्रोथ करते जाएं, तो पहले संसाधन रिसोर्सेज होने चाहिए हमें ग्रो करने के लिए, और उन संसाधनों की या रिसोर्सेज की कमी हुई है तो एब्सिसिक एसिड स्लो डाउन करेगा मेटाबॉलिज्म को, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। अब जैसे सीड जर्मिनेशन है, सीड का फॉर्मेशन हो गया, अब एब्सिसिक एसिड ने सीड को डॉर्मेंसी में ला दिया, ठीक है, और ये हमारे लिए तो बहुत यूजफुल हुआ ना। यदि डॉर्मेंसी नहीं होती तो वो तो सीड तुरंत जर्मिनेट हो जाते और हम इतने दिनों तक स्टोर ही नहीं कर सकते थे सीड्स को, गेहूं चावल सब हम स्टोर करके रखते हैं। तो थैंकफुल टू हमें होना चाहिए एब्सिसिक एसिड का, कि इसी वजह से हम क्रॉप्स को इतने दिन तक स्टोर करके रख पाते हैं, ठीक है। और वो उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि उनको मालूम था कि अभी फेवरेबल कंडीशन नहीं रहेगी, अगला सीजन आएगा तब ये जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होगा,
एंडोस्पर्म में और जिब्रेलिन का फॉर्मेशन होगा तो एब्सिसिक एसिड जो डॉर्मेंसी को प्रमोट कर रहा है, एब्सिसिक एसिड को जिब्रेलिक एसिड न्यूट्रलाइज करके सीड जर्मिनेशन करवा देगा। तो उसे मालूम प्लांट की मतलब जेनेटिक उसमें ये था कि हाँ ठीक है सीड बन गया, अब एब्सिसिक एसिड बना, उसको डॉर्मेंट करके रख दो, जब नेक्स्ट फेवरेबल सीजन आएगा तो एब्सिसिक एसिड को न्यूट्रलाइज करके जिब्रेलिक एसिड का प्रोडक्शन होगा और सीड जर्मिनेट करा करके, क्योंकि फेवरेबल सिचुएशन है उस समय, तो वो डेवलप हो जाएंगे। ठीक है। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा एंड इंक्रीज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस। ठीक है, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। ABA प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड डॉर्मेंसी। डॉर्मेंसी में सबसे ज्यादा रोल जिब्रेलिन ब्रेक कर रहा है डॉर्मेंसी को और ये प्रमोट कर रहा है डॉर्मेंसी को। बाय इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी ABA हेल्प सीड टू विथस्टैंड डेसिकेशन। ठीक है, डॉर्मेंसी प्रिवेंट करके डेसिकेशन वाले पीरियड को ओवरकम करता है एंड अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। इट इन मोस्ट सिचुएशन ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, डॉर्मेंसी का ये याद रख लो, जिब्रेलिक एसिड प्रमोट और एब्सिसिक एसिड उसको जिब्रेलिक एसिड डॉर्मेंसी को खत्म करेगा और एब्सिसिक एसिड डॉर्मेंसी को प्रमोट करेगा। ओके, तो सारे अरेंजमेंट है, सब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म या हर एक बायोलॉजिकल एंटिटीज के पास हर चीज है, बिल्कुल अपोजिट काम करने वाली चीजें वहां पर रखी गई हैं, तो इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। ठीक है, वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड one or other PGR has some role to play. Such role could be complementary or antagonistic. अभी हम कई चीज में देख रहे हैं, कहीं कहीं ऑक्सिन और जिब्रेलिन साथ काम कर रहे हैं, कहीं जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन साथ साथ सेम फंक्शन को शो कर रहे हैं, तो कहीं जैसे अभी डॉर्मेंसी पे देखा जिब्रेलिक एसिड और एब्सिसिक एसिड का एंटागोनिस्टिक इफेक्ट है। तो इस तरीके से ये सारा, लेकिन एक ही टाइम पे वो दोनों इफेक्ट नहीं देखने को मिलते। इन्वायरमेंट की कंडीशन के हिसाब से चूज किया जाता है कि हाँ अभी ये काम करना है, ये वाले हार्मोन को काम पे लाना है कि ये वाले हार्मोन को काम पे लाना है। फेवरेबल है तो जिब्रेलिक एसिड को काम पे ले आया गया सीड जर्मिनेशन में, अनफेवरेबल सिचुएशन है तो एब्सिसिक एसिड आकर के काम करेगा और सीड को चुपचाप बैठने को बोलेगा, यानी डॉर्मेंट स्टेज में रखेगा। ठीक है, तो ये एंटागोनिस्टिक एंड सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं हार्मोन्स के। Similarly, there are a number of events in the life of a plant where more than one PGR interact to affect that event. Dormancy in seed, bud, abscission, senescence, apical dominance. हमने ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं एक दो हार्मोन का या तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट देखा है या एंटागोनिस्टिक इफेक्ट देखा है। The role of PGR of only one kind of intrinsic control. अभी जितना भी पढ़ा हमने उसमें इंट्रिंसिक में हमने इंट्रिंसिक फैक्टर में PGR या फाइटो हार्मोन्स को देखा। इसके अलावा इंट्रिंसिक में जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमने क्लियरली देखा था PGR जो है इंटरसेलुलर थे और जो जेनेटिक कंट्रोल था वो इंट्रासेलुलर था। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन में यही पूछ सकता है। इंटरसेलुलर इंट्रिंसिक रेगुलेटर तो उसमें हो जाएगा PGR, इंट्रासेलुलर इंट्रिंसिक तो उसमें जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। Along with genomic control and extrinsic factor, they play an important role in plant growth and development. तो जब हम PGR की बात कर रहे हैं तो ये जीन्स के साथ और एक्सटर्नल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक फैक्टर लाइक टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ऑक्सीजन के साथ प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहे हैं PGRs. Many of the extrinsic factors such as temperature and light control plant growth and development via PGR. ठीक है, अब एक्सट्रिंसिक फैक्टर क्या क्या देख रहे हैं। एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी अभी ये हमें पढ़वा के जरूर रहेंगे। ठीक है, इंट्रिंसिक पढ़ाया है तो ये वर्नलाइजेशन एंड फ्लावरिंग, दैट इज फोटोपीरियोडिज्म, डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, ये प्लांट मूवमेंट, ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर से कंट्रोल होंगे। कीमोटैक्टिक मूवमेंट हो गई, फोटोटैक्टिक मूवमेंट हो गई, वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फ्लावरिंग में फोटो पीरियड, कितने क्वांटिटी चाहिए, फोटो डे लाइट की कितनी क्वांटिटी चाहिए तो वो फ्लावरिंग करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं एक्सट्रिंसिक फैक्टर से भी रेगुलेट होती हैं और एक्सट्रिंसिक फैक्टर रेगुलेट करते हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर के से रिस्पॉन्स देते हैं प्लांट, कुछ पर्टिकुलर हार्मोन्स बनाएंगे, केमिकल सिक्रेट करेंगे जिनके कारण ये सारी चीज़ें, मतलब ये सारे इफेक्ट हमें दिखाई देंगे। देन फोटोपीरियडिज्म, इसको फोटोपीरियडिज्म गार्नर एंड अलार्ड ने इसको डिस्कवर किया था
और लिटरली हम लोग इसको पहले बहुत लंबे चौड़े, मतलब इतने सारे एक्सपेरिमेंट पढ़ते थे कि शॉर्ट मतलब रेड लाइट दिया तो फ्लावरिंग होगा एसडीपी में, कि इन फार रेड दिया तो लाइट होगा, बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ा जाता था पहले। अब यहाँ पर फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन रेगुलेट करेगी फ्लावरिंग को, ये चीज़ है। अभी हमने पढ़ा कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी पढ़ना है, तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर में हम डे लाइट की ड्यूरेशन देख रहे हैं, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट सम प्लांट रिक्वायर अ पीरियोडिक एक्सपोजर टू लाइट टू इंड्यूस फ्लावरिंग। इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन। अब देखो हम सोचते हैं कि हम ही बोल सकते हैं कि 8 घंटे की सनलाइट मिल गई, प्लांट को भी मालूम है कि उनको कितने घंटे की लाइट मिली, और उसका मतलब जो हम कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्शियसनेस हम जो डिफाइनिंग फीचर पढ़ते हैं कि वो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिए सेंसिटिव होती है, तो यही चीज़ें फोटो पीरियडिज्म जो है वो कॉन्शियसनेस से रिलेटेड प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इट इज ऑल्सो सीन दैट सच प्लांट आर एबल टू मेजर द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट। जैसे कि कुछ प्लांट रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग ए वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन, वाइल अदर कुछ प्लांट है, ये सपोज ये एक क्रिटिकल पीरियड है, हर एक के लिए ये क्रिटिकल पीरियड डिफरेंट होता है, ठीक है। कुछ प्लांट को इस क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए, ठीक है, ज़्यादा लाइट चाहिए। तो यहाँ पर ये क्रिटिकल पीरियड इतना है, मान लो 7 घंटे का है, एक एक्स प्लांट के लिए ये क्रिटिकल पीरियड 7 घंटे का 7 आवर्स का है, ठीक है। तो उसको 8 घंटे की लाइट चाहिए। जब यदि 7 घंटे से कम की लाइट देंगे तो वो फ्लावरिंग शो नहीं करेगा, ठीक है, और 7 घंटे से ज़्यादा की लाइट दे दी तो वो फ्लावरिंग शो कर रहा है। तो मतलब ये इस लॉन्ग डे हो गया, क्रिटिकल पीरियड से ज़्यादा लाइट चाहिए तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग डे प्लांट, और क्रिटिकल पीरियड से कम लाइट चाहिए, 7 घंटे की लाइट दे दी फ्लावरिंग नहीं होगी, 6.5 घंटे की दे दी फ्लावरिंग होगी, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको 7 घंटे की दे दो, 8 घंटे की लाइट दे दो, 9 घंटे की दे दो, उनका एक पर्टिकुलर सीजन आएगा तो वो फ्लावरिंग करेंगे, तो उनको हम डे न्यूट्रल प्लांट कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं फिर से। Some plant require the exposure to light for a period exceeding a well-defined critical duration, while other must be exposed to light for a period less than the critical duration before the flowering is initiated in them. ठीक है, जो जिन्हें ज़्यादा की चाहिए उन्हें हम लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं, और जिन्हें कम की चाहिए वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। शॉर्ट डे प्लांट में हम निकोटियाना, टोबेकम, मैरीलैंड मैमोथ, क्राइसेंथेमम और ग्लाइसिन मैक्स और जेंथियम कॉकलेबर ये सब देखते हैं। जबकि लॉन्ग डे प्लांट में हम स्पिनच, रेडिश, बीटरूट और ये प्लांट्स को हम देखते हैं, ठीक है। और जो डे न्यूट्रल प्लांट के नाम याद रखिए, कुकुम्बर है, कॉटन है, टोमेटो, ये डे न्यूट्रल प्लांट है। वीट और मेज जो है वो लॉन्ग डे प्लांट है, ठीक है। स्पिनच, रेडिश, बीटरूट, वीट, मेज ये लॉन्ग डे प्लांट है। मैरीलैंड मैमोथ जो कि निकोटियाना टोबेकम की म्यूटेंट वैरायटी है, ग्लाइसिन मैक्स जो कि सोयाबीन का बॉटनिकल नेम है, क्राइसेंथेमम और जेंथियम कॉकलेबर के नाम से जाना जाता है, ये सब जो है इस शॉर्ट डे प्लांट है। तो यहाँ हमारे एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि शॉर्ट डे प्लांट और लॉन्ग डे प्लांट क्या होते हैं। हर एक प्लांट के लिए एक पर्टिकुलर क्रिटिकल पीरियड होता है। सपोज ये एक्स प्लांट है, इसका क्रिटिकल पीरियड 7 आवर्स का है, और ये दूसरा वाई प्लांट है, इसका क्रिटिकल पीरियड 9 आवर्स का है। इस प्लांट ये सपोज इसको मैं शॉर्ट डे प्लांट बनाऊं तो इसको 7 घंटे से कम की चाहिए लाइट, ठीक है, तब ये फ्लावरिंग शो करेगा। इस 7 घंटे की दे दी या 7 घंटे से ज़्यादा की दे दी तो फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। दूसरा वाई प्लांट है, उसका क्रिटिकल पीरियड जो है 9 आवर्स का है, तो ये इसको जब 9 घंटे से ज़्यादा की लाइट दी जाएगी तो वो फ्लावरिंग शो करेगा, लॉन्ग डे, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो ये 9 घंटे है और ये 7 घंटे है, तो मतलब क्रिटिकल पीरियड जो है हर एक प्लांट का अपना, ऐसा नहीं है कि हम डिसाइड कर लें कि सबका क्रिटिकल पीरियड मैंने 12 घंटे रख दिया, 12 घंटे से कम की लाइट मिल रही है वो शॉर्ट डे बना दो, 12 घंटे से ज़्यादा की लाइट मिल रही है उनको लॉन्ग डे बना दो। हर एक प्लांट का क्रिटिकल ड्यूरेशन जो होती है वो एक फिक्स होती है, वो वेरी करती है, ओके। अब देयर आर मैनी प्लांट हाउएवर वेयर देयर इज नो सच कोरिलेशन, मतलब कोई लाइट की ड्यूरेशन से मतलब नहीं पड़ता, 4 घंटे दे दो, 6 घंटे दे दो, उनको जब फ्लावरिंग करना है वो करेंगे, वो डे न्यूट्रल प्लांट है। इसके एग्जांपल में हमने क्या क्या देखा था, पंपकिन, कुकुम्बर, खीरा जिसको बोलते हैं,
देन कॉटन, टोमेटो जो है ये डे न्यूट्रल प्लांट है. It is now known that not only the duration of light period but that the duration of dark period is also of equal importance. अब जैसे अभी हमने जस्ट बात की कि ये क्रिटिकल पीरियड है, इससे कम की दे रहे हैं तो शॉर्ट डे प्लांट है. ठीक है, तो यहाँ इनकी नाइट क्या हो गई, लॉन्ग हो गई ना. तो शॉर्ट डे प्लांट को हम क्या कह सकते हैं, LNP भी बोल सकते हैं, लॉन्ग नाइट प्लांट भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो एक्चुअली जो है हम ड्यूरेशन पर फोकस कर रहे हैं. एक्चुअली जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्यूरेशन होती है वो ये मायने रखती है शॉर्ट डे प्लांट में. ठीक है, तो यही लाइन बोल रहा है कि इट इज नाउ ऑल्सो नोन दैट नॉट ओनली द ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड, क्रिटिकल से कम देना है, ये हमने इंपॉर्टेंस दी ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड को, बट दैट द ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. ठीक है, हमने इतनी दे दी, इतनी क्रिटिकल पीरियड से हमने कम लाइट दे दी. 7 घंटे का क्रिटिकल था, हमने उसको 6 घंटे की लाइट दे दी. और अब हम सोचें, बिल्कुल श्योर हो जाएं कि ये तो फ्लावरिंग करेगा ही करेगा, तो ऐसा नहीं. यदि मैंने इसको बीच में ब्रेक कर दिया ना, इसमें फ्लैश लाइट दे दी, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा. तो यहाँ इसकी तो इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसको कंटिन्यूस डार्क होना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज बोल रहा है कि ड्यूरेशन ऑफ डार्क पीरियड इज ऑल्सो ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस. देन अब यहाँ पर दिखा रहा है, ये एनसीईआरटी की इमेज है, मतलब पूरे एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं हम, क्योंकि इतना टाइम नहीं है अपने पास कि हम बहुत सारी चीज़ों को इतने ड्यूरेशन में क्लियर कर सकें. तो ये LDP है, लॉन्ग डे प्लांट. ठीक है, ये क्रिटिकल पीरियड है. इसका क्रिटिकल पीरियड से ऊपर हमने लाइट प्रोवाइड की तो हमने इसमें फ्लावरिंग देखी. क्रिटिकल पीरियड से हमने नीचे लाइट प्रोवाइड की तो इसमें हमने फ्लावरिंग नहीं देखी. ठीक है, क्लियर. लॉन्ग डे प्लांट के एग्जाम्पल अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज स्पिनच, रेडिश, बीटरूट, व्हीट मेज. लॉन्ग डे प्लांट का ये क्रिटिकल पीरियड शो कर रहा है. आप भी अपनी एनसीईआरटी में देखो, इससे ज्यादा लाइट देने पर वो फ्लावरिंग करेगा, इससे कम देने पर वो फ्लावरिंग नहीं करेगा. ये देखो यहाँ पर फ्लावर नहीं शो कर रहा है. अब शॉर्ट डे प्लांट, ये क्रिटिकल पीरियड हो गया. इससे यदि शॉर्ट डे प्लांट को हमें क्रिटिकल डे से कम लाइट देनी पड़ती है, तो हमने ज्यादा लाइट दे दी, तो यहाँ देखो इसने यहाँ पर फ्लावर नहीं लगाया है. ठीक है, और यदि हम क्रिटिकल फोटो पीरियड से नीचे की लाइट प्रोवाइड करा रहे हैं तो देखो इसमें फ्लावरिंग हो रही है. यहाँ पर क्रिटिकल से ज्यादा दे दो या कम दे दो, इसको जब फ्लावरिंग करना है वो फ्लावरिंग करेगा. ठीक है, तो एग्जैक्ट क्लियर हो गया. शॉर्ट डे प्लांट एग्जाम्पल ग्लाइसिन मैक्स देखा था हमने, निकोटियाना टोबेकम देखा था, मैरीलैंड मैमोथ में याद रखना कि वो म्यूटेंट वैरायटी है. ग्लाइसिन मैक्स देखा था, क्राइसेंथेमम एंड जेंथियम. और डे न्यूट्रल में कई बार कर चुके हैं, दैट इज कौन कौन से देखे थे हमने, कुकुम्बर एंड टोमेटो एंड कॉटन. ओके, सो व्हीट मेज जो है हमारे लॉन्ग डे प्लांट हैं. एक्चुअली क्या होता है, यदि हम यहाँ इसको देखें तो यहाँ पर एक पिगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं फाइटोक्रोम. बहुत सिंपल सा है ये. इसके 2 फॉर्म होते हैं, PR फॉर्म और PFR फॉर्म. ठीक है, फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड. जब ये डे लाइट यानी एग्जैक्टली डे लाइट मिल रही है, यानी इसको रेड लाइट मिल रही है, तो ये जो PR जो है 660 nm को एब्जॉर्ब करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, P730 में कन्वर्ट हो जाता है. दिन के समय यहाँ पर जैसे जो भी PR था, जितने भी नंबर्स थे, 100 नंबर थे, 200 नंबर थे फाइटोक्रोम के, वो क्या होंगे, दिन के समय ये रेड लाइट एब्जॉर्ब करते जा रहे हैं और किस में कन्वर्ट हो गए, PFR फॉर्म में कन्वर्ट हो गए. अब ये जो PFR फॉर्म, ये जैसे इसका मान लो ये 200 थे, इस जितने घंटे की भी हमने ड्यूरेशन दी, व्हाइट लाइट प्रोवाइड की, व्हाइट लाइट में रेड लाइट भी होगी. ठीक है, 660 nm विजिबल रेंज में है. तो हमने जब रेड लाइट प्रोवाइड की, एक्चुअली दिन के समय सूरज निकलते हैं तो लाइट पड़ती है, तो उसमें वो लाइट भी मिलती है. तो दिन के समय ये PR फॉर्म क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को बदल रहा है PFR फॉर्म में. ये PFR फॉर्म मान लो 200 अमाउंट में इकट्ठा हो गया इस पूरी ड्यूरेशन में, तो PFR फॉर्म जो होता है वो LDP लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, लेकिन शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग को इनहिबिट करेगा. ठीक है, अब जब रात होगी तो डे लाइट तो मिलने, रात होगी तो रेड लाइट तो मिलेगी नहीं, अंधेरा है. तो या तो हम एक काम करें कि इसको जो ये इकट्ठा हुआ है, इसको मतलब रात के समय ये इसका स्लोली कन्वर्शन चालू होता है PR फॉर्म में. तो जब एक सर्टेन अमाउंट में PR फॉर्म इकट्ठा हो जाता है तो वो SDP में फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा.
तो सिंपल है, इट इज रेशियो ऑफ PFR एंड PR विच डिसाइड फ्लावरिंग इन LDP एंड SDP. इफ PFR इज हायर इन हायर अमाउंट देन वो प्रमोट करेगा LDP में, यानी LDP प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है तो आप समझ लो कि उसमें क्या इकट्ठा है, PFR फॉर्म इकट्ठा है। SDP फ्लावरिंग शो कर रहा है जैसे कि इस केस में, तो यहाँ क्या फॉर्म इकट्ठा हुआ है, PR फॉर्म इकट्ठा हुआ है। यहाँ कौन सा फॉर्म इकट्ठा हुआ है, PFR फॉर्म इकट्ठा हुआ है। अब देखो यहाँ हमने देखा कि ये दिन के समय इकट्ठा हो गया, मतलब शाम होते होते तक वो PFR फॉर्म का एक बिल्टअप बन गया, ठीक है। अब रात के समय ये कन्वर्शन हो रहा है। अब यदि मैं यहाँ पर फिर से इसको एक फ्लैश लाइट दे दूं, एक उसको लाइट दे दूं तो क्या हो जाएगा, लाइट दे दूंगी तो ये जो PFR का PR से में कन्वर्शन चल रहा था वो स्टॉप हो जाएगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये PR से PFR अभी क्या बन रहे हैं, PFR से PR बन रहे हैं। तो यदि मैंने लाइट दे दी तो मैंने क्या, जो हमने पढ़ा कि लॉन्ग ड्यूरेशन, नाइट ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट है, फोटो पीरियड के साथ साथ इसके पहले वाली लाइन में पढ़ा कि मैंने उसको बार बार लाइन खींच के कि जो अंधकार का पीरियड है, डार्क पीरियड है, वो इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने उसको ब्रेक करती हूँ लाइट से तो क्या हुआ, जो PFR का PR में कन्वर्शन हो रहा था वो रिवर्स हो गया, तो किसका अमाउंट बढ़ गया, फिर PFR का अमाउंट बढ़ जाएगा, और PFR का अमाउंट बढ़ गया तो SDP फ्लावरिंग नहीं कर सकता। तो SDP के केस में ये रहता है, यदि आपने उसकी नाइट को ब्रेक कर दिया, ठीक है, लाइट से ब्रेक कर दिया, तो PFR फिर ज्यादा अमाउंट में हो जाएगा और वो फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। बस इतना सा याद रखो कि यदि शॉर्ट डे प्लांट है और उसकी नाइट को यदि आप लाइट से ब्रेक कर रहे हो या रेड लाइट उसको दे रहे हो तो वो फिर से रिवर्स प्रोसेस, यही प्रोसेस चालू हो जाएगी, PR से PFR का बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण PFR का अमाउंट ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लाइट पीरियड में ही तो PR से PFR बन रहा है, हमने नाइट को ब्रेक किया लाइट दे करके, तो फिर से PFR बनने लगेगा, तो PFR का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो गया, तो फिर SDP फ्लावरिंग नहीं शो करेगा। तो इन शॉर्ट आप इस चीज को याद रखो कि यदि P660 यानी PR से PFR का बनना होता है, इसको हम P730 फाइटोक्रोम 730 लिख रही हूं, ठीक है, यहां लिखती हूं PR से PFR, ठीक है, ये कौन सा है, 660 है, ये 730 फाइटोक्रोम 730 है। जब लाइट पीरियड में कन्वर्शन ये हो रहा है लाइट में, और नाइट में ये कन्वर्शन हो रहा है, आपको यदि SDP में फ्लावरिंग करवानी है तो आप इसमें कोई बीच में लाइट नहीं दोगे, ठीक है। यदि SDP में फ्लावरिंग करानी है तो नाइट पीरियड को डिस्टर्ब नहीं करोगे। यदि आपने यहाँ पर रेड लाइट दे दी या टॉर्च जला दिया, कुछ भी कर दिया, तो आपने फिर से किसके एक्यूमुलेशन को प्रमोट कर दिया, PFR को, और PFR एक्यूमुलेट हुआ तो वो SDP में फ्लावरिंग को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट रहती है फोटो पीरियडिज्म की, ओके, क्लियर। PFR लॉन्ग डे प्लांट में फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, PR शॉर्ट डे प्लांट में। यदि शॉर्ट डे प्लांट को शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग कराना है तो उसकी नाइट को हमें रेड लाइट या वाइट लाइट से डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि यदि हमने ये काम किया तो PFR का एक्यूमुलेशन वापस से स्टार्ट हो जाएगा और PFR एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो SDP में फ्लावरिंग को नहीं करवाएगा। बस कितना भी ट्विस्टेड पूछे, इतनी सी बात है इसमें, ठीक है। Hence it can be said that flowering in certain plant depend not only on a combination of light and dark exposure but also their relative duration, ठीक है। This response of plant to period of day and night is termed photoperiod, okay. It is also interesting to note that while shoot apices modify themselves into flowering apices prior to flowering, हमने ये मॉर्फोलॉजी में भी देखा था कि जो शूट एपिसेस होते हैं वही फ्लोरल प्राइमोर्डिया में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। फ्लावर बनने के बहुत पहले ही हमें एक जो एक्चुअल फ्लावर दिखाई दे रहा है उसके बहुत पहले ही शूट एपिसेस जो है फ्लोरल प्राइमोर्डिया में चेंज हो चुके रहते हैं। वही बोल रहा है, इट इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नोट दैट व्हाइल शूट एपिसेस मॉडिफाई देमसेल्व्स इनटू फ्लावरिंग एपिसेस प्रीरियर टू फ्लावरिंग, ठीक है। तो शूट एपिसेस खुद कन्वर्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली शूट एपिसेस तो रिसीव नहीं कर रहे होंगे कुछ, ये जो फोटो पीरियड को रिसीव कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट होता है, ये लीफ होता है, ये फोटो पीरियड को
रिसीव करती है, कुछ केमिकल बनता है, एक हाइपोथेटिकल फ्लोरेजिन बोला जाता है, ये बनता है और फिर ये शूट एपिसेस को ट्रांसफर किया जाता है और ये शूट एपिसेस को फिर फ्लोरल प्राइमोर्डिया में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो जो रिसीविंग है, फोटोपेरियड को रिसीव करती हैं वो लीफ होती हैं, ये क्वेश्चन होता है इसमें। ठीक है, फ्लावरिंग एपिसेस पीरियड टू फ्लावरिंग, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, फोटो पीरियड का परसेप्शन को रिसीव करने वाली, परसीव करने वाली जो होती हैं वो लीफ होती हैं। इट हैज बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट देयर इज अ हार्मोनल सब्सटेंस विच इज नोन एज फ्लोरेजिन बोला गया, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लावरिंग। This hormone substance migrate from leaf to shoot apices for inducing flowering only when the plant are exposed the necessary inductive photoperiod, वही जो हम PRPFR करके आए हैं। ठीक है, अब वर्नलाइजेशन, जहां यहां पर हमने फोटो पीरियड का देखा तो वर्नलाइजेशन टेम्परेचर का इफेक्ट है, टेम्परेचर का इफेक्ट है वर्नलाइजेशन। ठीक है, लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट होता है वर्नलाइजेशन। ये TD लाइसेंको ने इसके बारे में बताया था, गार्नर एंड अलार्ड फोटो पीरियड एंड TD लाइसेंको वर्नलाइजेशन। सीरियसली मुझे ये सब कुछ टॉपिक को मतलब ऐसे वैसे तो सब कुछ क्लियर है, लेकिन वन एक एक पॉइंट मतलब मुझे रिकॉल हो रहा है, दैट इज आज से 18-20 साल पहले, बल्कि और शायद ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरा जो लास्ट बैच था दैट इज आपकी जितेंद्र सर वाला जो बैच था वो सबसे पहला बैच था। ठीक है, और जो लास्ट बैच था वो उनको भी प्रैक्टिस करते हुए 15 साल हो चुके हैं। ओके, तो इतने डिटेल्स में मतलब उस समय तो ये बहुत डिटेल टॉपिक होता था, ये मतलब बहुत वास्ट सिलेबस था। बॉटनी अकेला होता था, जूलॉजी का अकेला पेपर होता था, 300 नंबर का एक पेपर होता था, तो 300 नंबर यानी सिर्फ बॉटनी से 100 क्वेश्चन आने हैं, तो इतनी माइन्यूट चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती थी कि मतलब सब बच्चे करते थे कि एक एक छोटी चीज़ भी, मतलब इतने साइंटिस्ट के नाम। अभी तो ये है कि NCERT पे जाके फोकस हो गया, तो उतना नहीं है, और एक पेपर है तो ऑब्वियसली यदि जूलॉजी एंड बॉटनी को मिला करके 90 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है और 100 क्वेश्चन 2 से सेलेक्ट करना है, तो बहुत डिफरेंस हो जाता है। तो काफ़ी कुछ सुपरफिशियल निकलता है, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं तो सुपरफिशियल ज़्यादा होता है, और जब इतने 100 क्वेश्चन देना है एक ही सब्जेक्ट से तो बहुत छोटे से पॉइंट्स को करना पड़ता था। बट जैसा जो पैटर्न चलेगा उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि उस समय ऐसा होता था तो अभी भी ऐसा ही करें, वो नहीं है। अभी जो एक एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से पढ़ना ज़रूरी है, इसलिए मैं हर बार NCERT की बात करती हूँ, क्योंकि हमें ये नहीं है कि हमें अभी नॉलेज तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि हमें रिसर्च करना है। अभी हमें पहले एग्जामिनेशन क्लियर करना है, और एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद स्काई इज़ द लिमिट, फिर तो आप जो चाहो वो करो। ओके, जितना आप जितना डीप में जाके करोगे उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए अच्छा होगा। सो वर्नलाइजेशन की बात कर रहे थे, दैट इज़ लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट। ठीक है, अब क्वांटिटेटिवली हमने अभी देख लिया था फोटो पीरियड कितनी क्वांटिटी देनी है, अब क्वालिटेटिवली भी होता है कौन सी लाइट देनी है। अब यहाँ हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं। इट प्रिवेंट प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन एंड इनेबल द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ठीक है, हम देखते हैं कि मतलब जैसे कई इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं विंटर वीट और स्प्रिंग वीट। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए कि एक विंटर वीट वैरायटी होती है, विंटर वीट वैरायटी होती है, और एक स्प्रिंग वीट वैरायटी होती है। स्प्रिंग वीट को मैंने लगाया वो स्प्रिंग सीजन दैट इज फेब के करीब में, और ये समर में क्रॉप दे देगी हमें। और विंटर वैरायटी को मैंने ऑटम में लगाया, तो ये नहीं कि दूसरे महीने तीसरे महीने में वो क्रॉप दे दे, वो पूरा विंटर निकालेगी, फिर उसके बाद समर में ही उसमें क्रॉप आएगा। तो उसका यहाँ से सीधे से समझो कि वो उसको विंटर पीरियड जब वो क्रॉस करेगी तो उसमें कुछ इंडक्शन होगा जो उसमें फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये चीज है कि मतलब एक टेम्परेचर विंटर में लो टेम्परेचर होगा, वो कुछ केमिकल की सिंथेसिस करेगा जिसके कारण फिर ये क्रॉप ग्रो करेगी। ठीक है, तो यहीं पर हम ये इतनी सी ही चीज है। तो जो भी विंटर वेराइटीज होंगी उनको विंटर क्रॉस करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि लो टेम्परेचर उनमें कुछ इंड्यूस करता है। जैसे हमने फ्लोरेजिन हार्मोन पढ़ा, वैसे यहाँ वर्नेलिन हार्मोन की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहा है वर्नलाइजेशन रिफर स्पेशली टू द प्रमोशन ऑफ फ्लावरिंग बाय अ पीरियड ऑफ लो टेम्परेचर।
Some important food plant, wheat, barley, rye have two kind of variety, winter and spring varieties. The spring variety are normally planted in the spring and come to flower and produce grain before the end of growing season. यही बात बताइए मैंने आपको. Winter variety, however, if planted in spring, would normally fail to flower or produce mature grain within a span of a flowering seed. हमने अभी क्या देखा कि स्प्रिंग वैरायटी को हमने लगाया स्प्रिंग में, वो समर में क्रॉप दे दिए. अब मैं यही विंटर वीट को, विंटर वैरायटी को मैंने स्प्रिंग में लगाया, वो समर में क्रॉप नहीं देगी, वो पूरा ग्रो करते आएगी, पूरा विंटर निकालेगी, फिर जा करके पूरे 1 साल के बाद फ्लावरिंग करेगी. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग के बाद तो यहाँ सीधे समर आ गया. ये तो स्प्रिंग वैरायटी थी, इसको उस लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट नहीं थी स्प्रिंग वैरायटी को. लेकिन जो विंटर वैरायटी है उसको मैंने स्प्रिंग में लगाया तो उसको वो इंडक्शन ही नहीं मिल रहा, लो टेम्परेचर ही नहीं आया इस सीजन में, तो ये ग्रो कर रही है स्प्रिंग से. मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उसको वो इंडक्शन मिला, लो टेम्परेचर मिला, उसके बाद उसने फ्लावरिंग करके फिर नेक्स्ट समर में उसने दिया. तो 1 साल ऐसे निकाल दिया उसने. ठीक है, तो इससे मतलब हम तो पढ़ रहे हैं, लेकिन देखो ऑब्जर्वेशन लोगों का कितना अच्छा रहता है कि क्यों व्हीट वैरायटी नहीं ग्रो की जबकि स्प्रिंग वैरायटी ग्रो की. तो फिर यही समझ में आया कि अच्छा ये दिसंबर नवंबर में इसको कुछ इंडक्शन मिला होगा जिसके कारण इसने फिर फ्लावरिंग शो की. ठीक है. विंटर वैरायटी हाउएवर इफ प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर यानी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग नहीं हुई, और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पान ऑफ फ्लावरिंग सीजन. जैसा कि स्प्रिंग सीजन ने किया था वैसा इसने नहीं किया. हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम. तो स्प्रिंग की जगह हमने इसको ऑटम में लगाया. दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग, रिज्यूम ग्रोथ इन द स्प्रिंग एंड आर हार्वेस्टेड यूजली अराउंड मिड समर. ठीक है, तो फिर क्यों हम इसको पहले से लगाएं? हम इसको बाद में लगाएंगे, विंटर के ठीक पहले लगाएंगे, उसको विंटर में इंडक्शन मिल जाएगा, स्प्रिंग में नेक्स्ट समर में वो फ्लावरिंग दे देगी. ठीक है. अनदर एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजेशन इज सीन इन बाइनियल प्लांट. बाइनियल प्लांट और मोनोकार्पिक. बाइनियल जितने भी होते हैं, एनुअल और बाइनियल जो होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं. दैट इज एक लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं. दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकेंड सीजन. तो सेकेंड सीजन की इंपॉर्टेंस क्या है? वही एक टाइम में वो वेजिटेटिवली ग्रोथ कर रहे हैं, फिर वही विंटर सीजन आएगा, उनमें इंडक्शन होगा, फिर फ्लावरिंग होगी, फ्लावरिंग हुआ उसके बाद वो खत्म हो गए. शुगर बीट, कैबेज, ये इन सब के नाम याद रखो. शुगर बीट, कैबेज, कैरेट आर सम ऑफ द कॉमन बाइनियल्स. ठीक है. ये मॉर्फोलॉजी में भी हमने कैबेज कैरेट का तो पढ़ा था, शुगर बीट को भी आप याद रखो कि ये बाइनियल होता है. ठीक है. Subjecting the growing of a biennial plant to a cold treatment stimulates subsequent photoperiodic flowering response. तो वही है, सेकेंड सीजन क्यों वेट कर रहे हैं कि उनको वो कोल्ड ट्रीटमेंट मिल जाए उस सीजन में, तो फिर वो उसमें कुछ केमिकल्स बनेंगे जिसको मैं वर्नेलिन बोल रही हूँ, और वो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. और ये हाइपोथेटिकल है ये, तो ये चीज हो जाता है वर्नलाइजेशन. अब सीड डॉर्मेंसी किसके कारण आई थी? एब्सिसिक एसिड के कारण आई थी. ठीक है. देयर आर सर्टेन सीड विच फेल टू जर्मिनेट इवन व्हेन एक्सटर्नल कंडीशन आर फेवरेबल. सीड बन गया है, हम बोलते हैं सीड जर्मिनेशन तब होता है जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, लेकिन यहाँ पर ये तो भी नहीं कर रहे हैं. तो यहाँ पर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, कुछ फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं. लाइक सीड कोट बहुत टफ रहता है, यदि हम उस सीड कोट को हटा दें, मैकेनिकली किसी भी तरीके से रिमूव कर दें, तो वो सीड जर्मिनेशन शो करता है. इसके अलावा सीड कोट के अलावा देखें तो कुछ केमिकल्स लाइक एब्सिसिक एसिड हुआ, और इसको कर लेते हैं. Such seed are understood to be undergoing a period of dormancy which is controlled not by external environment but are under endogenous control or condition within the seed itself. Impermeable and hard seed coat, presence of chemical inhibitors such as abscisic acid, phenolic acid and para-ascorbic acid, and immature embryo are some of the reason which causes seed dormancy. किस किस कारण से सीड डॉर्मेंसी देखने को मिल रही है? एक तो हार्ड सीड कोट, इम्परमिएबल एंड हार्ड सीड कोट, यदि इसको हटा दो तो सीड डॉर्मेंसी खत्म हो जाएगी. दूसरा है कुछ केमिकल इनहिबिटर है एंडोजीनियसली, लाइक एब्सिसिक एसिड है, फिनोलिक एसिड है एंड पैरास्कॉर्बिक एसिड है. तो नाम याद रखिए कौन सीड डॉर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ठीक है. एंड इमेच्योर, और कभी के बाद एम्ब्रियो भी इमेच्योर फुली डेवलप नहीं हुआ तो सीड डॉर्मेंट फॉर्म में रहता है. अब हम इसको मैकेनिकल एब्रेशन से हटा दें, किसी भी तरीके से हटा दें, तो हम सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर सकते हैं.
या इसमें हम GA3 डाल दें, जिब्रेलिक एसिड डाल दें, तो हम इन केमिकल्स को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। वैसे ही नाइट्रेट जो होता है वो भी सीड डॉर्मेंसी को न्यूट्रलाइज करता है। तो जिब्रेलिक एसिड और नाइट्रेट डालने पर हम सीड डॉर्मेंसी को खत्म कर सकते हैं। दिस डॉर्मेंसी हाउएवर कैन बी ओवरकम थ्रू नेचुरल मीन्स एंड वेरियस अदर मैन मेड मेजर्स। फॉर एग्जाम्पल द सीड कोट बैरियर, सीड कोट जब हार्ड एंड इम्परमिएबल सीड कोट है तो इन सम सीड कैन बी ब्रोकन बाय मैकेनिकल एब्रेशन यूजिंग नाइफ, सैंड पेपर, उसको जस्ट हटा दो, ठीक है। इन नेचर दीज एब्रेशन आर कॉज बाय, हाँ, माइक्रोबियल एक्शन से भी ये हट जाएगा, या हमारे जो डाइजेस्टिव जूस है वो भी इम्परमिएबल हार्ड सीड कोट को हटा देते हैं। इफेक्ट ऑफ इनहिबिटरी सब्सटेंस कैन बी रिमूव बाय सब्जेक्टिंग द सीड टू चिलिंग कंडीशन, vandalization, or by application of certain chemical like gibberellin and nitrates. Changing the environmental conditions such as light and temperature are other method to overcome seed dormancy. ठीक है, तो ये चीजें जो हैं यहाँ पर सीड डॉर्मेंसी से रिलेटेड आपको यही कि एक हार्ड सीड कोट है, इम्परमेबल सीड कोट है, जिसको यदि आप मैकेनिकली रिमूव करते हैं तो सीड डॉर्मेंसी को हटा सकते हो। फिर जिब्रेलिक एसिड नाइट्रेट्स जो हैं वो सीड डॉर्मेंसी को ख़त्म करते हैं। सीड डॉर्मेंसी को प्रमोट करने वाले पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, फिनोलिक एसिड एंड एब्सिसिक एसिड हैं, और माइक्रोब्स भी इस हार्ड और इम्परमेबल सीड कोट को एब्रेशन के थ्रू, उनके एंजाइम्स के थ्रू उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक था यहाँ पर, और इसके साथ ही हमारा आज प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू, टेक केयर। जितने बार पढ़ सकते हो, बिल्कुल ये टॉपिक भी बिल्कुल सिंपल, एक्चुअली यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे टॉपिक्स बहुत सिंपल हैं, ठीक है। और हार्मोन्स के जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं वो आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, हर छोटे छोटे पॉइंट्स को। थैंक यू, टेक केयर।